नमस्कार दोस्तों, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। साइंस की 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ के आज डे 2 है और आज की इस डे 2 की खासियत यही है कि जो विद्यार्थी तैयारी में नया जुड़ चुका है उनके लिए डेप्थ डिस्कशन होगी और बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और उन साथीगण से मेरा विनीत निवेदन है जिन्होंने पहले से जुड़ चुके थे तैयारी में, कृपया कि उन लोग हाथ में पेन एंड पेपर लेके बैठिए और अपना अपना मार्क्स काउंट करते चलिए, यानी अपना अपना सही आंसर लिखते चलिए सेशन के साथ साथ। एट द एंड ऑफ द सेशन आपको देखना है कि आपको कितने नंबर आया है इनमें से, इन सेशन में से, और टोटल ओवरऑल आप परसेंटेज निकलिएगा और कि कितना परसेंट आपको निकल करके आए हैं। तो चलिए बिना किसी देर की स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू इज हियर। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म्स। जब एक मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो यह बनता है, क्या बनता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड, डाईमैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखियो इसमें एक बात तो क्लियर है कि मैग्नीशियम की जो 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन की जो 2 निगेटिव है, उस वाले हिसाब से अगर 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव काटाकाटी करे तो कुछ भी बचा नहीं रहेगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 कट जाएगी और ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज हियर आंसर। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हियर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन क्विक लाइम इज वाटर्ड, जब चूना को पानी में भिगाया जाता है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, हवा में जलाया जाता है। व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज कीप्ड इन सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है। व्हेन आयरन इज केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो देखियो हम एलिमिनेट करते जाएंगे पहले से कि व्हेन क्विक लाइम इज वाटर्ड, ठीक है। पूछा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्विक लाइम इज वाटर्ड में क्या होता है कि चूना जब पानी में मिक्स करा जाता है तो अब क्या होता है, ये तो मिक्स होता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये तो होगा नहीं, तो ये कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, यह क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर जब फॉर्म करेगा तब होगा क्या कि तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, सीधा सीधा बात है, इजी सा है कि नहीं। तो थर्ड ऑप्शन देखिए कि व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज कीप्ड इन सनलाइट, सिल्वर ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड, इन तीनों को अगर धूप में रखा जाए या सूरज की रोशनी में रखा जाए तब क्या होगा? अलग अलग करके सेपरेट होगा, इन लोग सेपरेट होगा, ठीक है, इन दोनों सेपरेट होकर रहेगा। तो ये क्या रिएक्शन हो गया? ये डिकम्पोजिशन हो गया, एग्जाम्पल। हाँ, तो हो गया क्या बात, अलग अलग हो गया, इसमें 1, 2 एंड 3 अलग अलग हो गया, तो बचा रहा जो ऑप्शन है वही हो गया करेक्ट आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। And moving to the third, and law of conservation of mass in chemical reaction is n. So क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या है? It remains same because because mass can neither be created or destroyed, not destroyed. Okay, so इन केमिकल रिएक्शन यह वैसा ही रहता है क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है। इट चेंजेस विद टेम्परेचर, यह तापमान के साथ
बदलता है। इट डिक्रीजेस व्हेन रिएक्शन अकर्ड विगरसली। सो पहले से फिर पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन इज, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है एक। इट रिमेन्स सेम बिकॉज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यह वैसा ही रहेगा क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है। ऑप्शन सेकेंड, इट चेंजेस विद टेम्परेचर, यह तापमान के साथ बदलता है। थर्ड ऑप्शन है, इट डिक्रीजेस व्हेन रिएक्शन अकर्ड विगरसली, यह तब तुरंत क्या होता है, बदलता है, घटता है। और फोर्थ ऑप्शन है, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, अभिक्रिया पर निर्भर करता है। तो देखियो हम एलिमिनेट करते चले तो फोर्थ से चलेंगे, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, रिएक्शंस के ऊपर कतई निर्भर नहीं करता है। देखियो जैसे भी रिएक्शन हो उसका मास क्या होगा, मास तो वैसा ही रहेगा ना, मास नहीं चेंज होने वाला है, रिएक्शन जैसा ही हो, तो ये कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, इट डिक्रीजेस व्हेन रिएक्शन अकर्ड विगरसली, तुरंत अगर कोई रिएक्शन हो जाएगा मान लो तो क्या इसका मास चेंज हो जाएगा क्या, दूसरा कुछ मतलब मास में कुछ परिवर्तन आ जाएगा क्या, कमी घट जाएगी क्या, मास उड़ नहीं जाएगा ना। तो इसके रीजन इसके हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो अब देखें तो ऑप्शन नंबर टू, इट चेंजेस विद टेम्परेचर। अगर देखो मान लो मास की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए एक धागा है आपके पास, तो मान लो आज की टेम्परेचर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेल्सियस से अगर मान लो वही धागा काल को अगर तापमान अगर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए यानी सेल्सियस तक हो जाए, तो क्या धागे की जो वजन है वो चेंजेस हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगी। आप कहोगे कि बिल्कुल नहीं होगी ना, तो क्योंकि मास में कोई चेंजेस टेम्परेचर की वजह से नहीं होता है, तो इसीलिए तो 2, 3 एंड 4 कट जाएगी। तो बचा रहा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्या कहा है, और वैसे भी आपको अगर मास कंजर्वेशन ऑफ मास की जो थ्योरी है वो याद रहेगी तो ऐसे ही टपक जाएगा ना, देखते ही टपक जाएगा। इट रिमेन्स सेम बिकॉज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, which type of this reaction is when calcium carbonate limestone is heated? इस प्रकार की प्रतिक्रिया तब होती है जब कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को गर्म किया जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। देखियो क्या कहा है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और दूसरा तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो एक से अगर 2 या 3 बन रहा है तो क्या होगा, ये डिकम्पोजिशन होगा। देखते ही लगा दोगी ना, ये उड़ा दोगी सवाल को, क्योंकि देखो इसको अगर हीट करा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो ये देखते ही उड़ जाएगी ना। तो अब आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सेकंड। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज हियर, व्हाट विल बी द कलर ऑफ एन आयरन नेल व्हेन इट इज केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? तावे को सल्फेट घोल में रखे जाने पर लोहे की कील का रंग क्या होगा? ब्लैक काली, ब्लू नीला, ब्राउनिश भूरा, व्हाइट सफेद। देखियो इसमें क्या कहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कहा है कि जब
आयरन नेल को आपने कॉपर सल्फेट में रखा था तो क्या होगा इसका, देखो ये रास्टिंग जैसे हो जाएगा। हाँ, रास्टिंग से मिलती जुलती है। तो थोड़ा सा देखो, रास्ट होने के बाद क्या होता है, आयरन किस प्रकार का कलर धारण करते हैं उसमें, बताओ यार। हाँ बोलोगे, हाँ रेड सा, थोड़ा सा रेड सा, इसमें से कौन सा सिमिलरिटी हो रहे हैं, ब्राउनिश। हाँ, ब्राउन जैसे हो जाएगा। हाँ, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड, brownish. Okay, so moving to the next, 6 is here. In exothermic reactions, option number 1, heat is supplied from the external sources, heat is produced before the reaction occur, heat is not related to this type of reaction, heat is produced or released when the reaction occurs. आप देखो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ है, एक्सो मीन्स बाहर, थार्मिक मतलब, थर्म मतलब क्या, ताप से रिलेटेड बोल रहा है कि एक्सोथर्मिक ताप बाहर निकलेगी। ताप कब बाहर निकलेगी, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि हीट इज सप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल, ये तो तय हो नहीं सकता है, बाहर से दे रहा है, इसमें बाहर से देने का बात कह रहे हैं, और अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे ही तो ये गलत हो जाएगा। हीट इज प्रोड्यूस बिफोर द रिएक्शन अकर, रिएक्शन घटित से पहले अगर ताप निकल रहा है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। रिएक्शन घटित ना होने से पहले कोई ताप निकालते हैं क्या, नहीं निकालते हैं। तो देखियो अभी ऑप्शन थर्ड पे चले तो हीट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। अरे भाई, इसमें बता ही रहा है कि थार्मिक मतलब ताप से रिलेटेड है। आप कौन आने वाला हो कि ऑप्शन थर्ड में कह रहे हो कि जो हीट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, हीट संबंधित नहीं कह रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा ना। तो बचा रहा जो ऑप्शन है ये है फोर्थ, इसको बिना देखते ही इसको टिक करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो गलत वैसे हो गया, वैसे ही गलत हो गया। तो अगर फोर्थ को टिक लगाने से पहले थोड़ी सी एनालिसिस करें तो क्या निकलेगी, देखो हीट इज प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड व्हेन द रिएक्शन अकर्स। हाँ, ये तो सही लग रहा है। जब प्रतिक्रिया होगा, जब अभिक्रिया होगा तो ताप तो उत्पन्न होगी ना, तो बाहर निकलेगी, तो यही है आंसर, करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक देखो अभी पहले क्या बताया मैंने, एक्सोथर्मिक, अभी इस वाले क्वेश्चन में आ गया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हो गया ना अपोजिट, हो गया ना, बस अपोजिट, इसको देखते ही उड़ा दो ना बस सवाल को। एक्सो में क्या हुआ था, एक्सो में तब बाहर निकल कर आए थे, और एंडो में क्या होगी, एंडो में ताप अंदर जाएगी तभी तो रिएक्शन ऑकर होगी ना, तभी तो रिएक्शन घटित होगी ना। तो देखियो किस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो ताप अंदर देना पड़ेगा, ताप को सप्लाई करना पड़ेगा। देखियो इस वाले को ऑप्शन थर्ड पे थोड़ा सा देखियो कि हीट इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई फॉर ऑकरिंग द रिएक्शन, ये देखते ही तो उड़ा दोगे ना, उड़ जाना चाहिए वैसे भी, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हमने पूरा डिटेल बताया है ना। तो ठीक है, तो एक्सो में क्या होता है कि बाहर निकलते हैं, एंडो में क्या होता है कि अंदर जाना होता है, तो अभी रिएक्शन अक्कर होते हैं। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। व्हेन एन एक्वियस solution of quicklime is applied on the walls, it dries after some time to produce whiteness on the walls. This happens due to the following reactions or regions. Okay, so देखियो ऑप्शन 4 से हम एलिमिनेट करते चले तो एनी अदर पॉसिबल रीजन्स, कोई दूसरी किसी कारण से मान लो, इसको रहने दो, किसी कारण से मतलब कारण ही दिया नहीं हुआ है कि नहीं। तो देखियो थर्ड है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ नाइट्रोजन ऑफ एयर, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते ही नहीं,
तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सेकेंड है रिएक्शन ऑफ स्लैग्ड लाइम विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, तो देखियो स्लैग लाइम ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करेगा तो उसको ब्राइटनेस तो नहीं आएगा ना उसके, क्योंकि जो कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बन नहीं पाएगा ना। तो देखियो ऑप्शन नंबर 1 रिएक्शन ऑफ स्लैग्ड लाइम विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है ना, यही हो गया ना, आंसर निकल गया ना। तो बाकी 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 गलत है, यही होगा ना सही आंसर, रिएक्शन ऑफ स्लैग लाइम विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने के बाद ही होगा। ठीक है, ये क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, चमकदार बनेगा वॉल्स, है कि नहीं, इट विल बिकम शाइनी द वॉल्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स अपघटन अभिक्रिया का अर्थ क्या है, ब्रेकिंग ऑफ वन प्रोडक्ट इनटू 2 और मोर रिएक्टेंट्स। देखियो इसमें कहा क्या है कि ब्रेकिंग ऑफ वन प्रोडक्ट इनटू 2 और मोर रिएक्टेंट्स। पहले हम पढ़ लेते हैं, एक प्रोडक्ट 2 और 3 रिएक्टेंट में बदल सकेंगे, और ब्रेकिंग ऑफ वन रिएक्टेंट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। थर्ड है कंबाइनिंग of 2 or more reactants। फोर्थ एनी ऑफ द above may be possible। अब देखियो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बात करा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन यार कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन और डिकम्बिनेशन ऐसे भी कह सकते हो। हाँ ठीक है, देखो डिकम्पोजिशन का है ब्रेकिंग ऑफ वन प्रोडक्ट इनटू 2 और मोर रिएक्टेंट्स। भाई हम सबको यही मिला है कि रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट्स इनटू 2 और मोर रिएक्टेंट, ये तो उल्टा हो गया ना, तो काटो इसको, हो गया गलत ये ऑप्शन 1। तो सेकेंड में देखें ब्रेकिंग ऑफ वन रिएक्टेंट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। हाँ ये कह सकते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होगा ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यही तो ऑप्शन निकल कर आएगा ना। ऑप्शन अगर थर्ड देखो, थर्ड और फोर्थ की ज़रूरत ही नहीं है ना, ऑप्शन सेकेंड में ही आपका सही आंसर निकल गया। फिर भी देखने का मन करता तो देखना चाहिए, हाँ देख लो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें सीधा सीधा निकल गया ना, ब्रेकिंग ऑफ वन रिएक्टेंट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हो गया बात। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज। करेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल पूछ रहा है, फिर क्रिस्टल के साथ क्या होता है, पानी का बूंदे होते हैं कि नहीं होते। देखियो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कि फेरस सल्फेट डायरेक्ट, डाइफेरस फेरस टेट्रा सल्फेट हो गया, ये हो नहीं सकता ना। ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, सीधा सीधा उड़ा दो बस, देखते हैं क्या बात है, इसमें मजाक है, ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब मजाक लग रहा है अभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 11 देख रहे हो, व्हेन ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड फर्स्ट, इज फॉर्मूला इज फेरस सल्फेट, इट इज कॉल्ड, इज फॉर्मूला इज FeSO4 फेरस सल्फेट, इट इज कॉल्ड। देखियो क्या कहा है कि क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई व्हाइट पाउडर, इट इज फॉर्म फास्ट। देखियो इसमें क्या कहा है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, एनहाइड्राउस सॉल्ट, नॉन ऑफ द अबव। देखियो जब हीट करेगा ना तब हाइड्रेटेड तो रहेगी ही नहीं ना। ऑप्शन नंबर वैसे गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन सेकेंड को देखो, अगर क्रिस्टलाइज सॉल्ट के साथ तो पानी के बूंदे होते हैं ना, हीट करने का बात पूछ रहा है, तो अब देखो नॉन ऑफ द अबव पूछ रहा है, ये भी तो गलत होगा ना, ये भी तो गलत होगा ना ऑप्शन।
सो ऑप्शन थर्ड में देखो एनहाइड्रोसॉल बोल रहा है कि निर्जल नमक, यही होगा यार, गर्म करने के बाद क्या होगा, निर्जल होगा ये। तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12 is here. When ferrous sulfate is strongly heated, which of the following gas is not produced? पूछ रहा है क्या, is not produced। ध्यान रखना, जब फेरस सल्फेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? SO4, SO3, SO2। ठीक है, अब देखियो ना, इसमें अगर इसको गर्म किया जाता है फेरस सल्फेट को अगर गर्म किया जाता है, फेरस सल्फेट को अगर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो देखियो ये जो है ना, इसको फेरस सल्फेट पहले क्या स्टेट में रहता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल अवस्था में रहता है। क्रिस्टल अवस्था में वैसे पानी के बूंदे रहता है, तो पानी के बूंदे अगर डायरेक्ट निकाल जाएगी तो एनहाइड्रेशन निकलेगी ना पहली, तो फेरस सल्फेट निकलेगी पहले, एनहाइड्रेशन निकलेगी, तो इसमें SO4 तो मौजूद रहता है, ये तो निकल सकता है, पॉसिबल है। तो अब देखो ऑप्शन नंबर सेकेंड देखो, SO3, हाँ ये भी तो निकलेगी। हाँ, जब उससे ज़्यादा हीट करेगी ना तो अब ये गैस तो निकल सकता है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही निकलेगी और ज़्यादा हीट करोगे तो, बट यहाँ ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें नाइट्रोजन दिया हुआ है। नाइट्रोजन कहाँ से आ गया ये फिर, है कि नहीं? इसमें नॉट पूछा था, सो आंसर विल बी दिस ओनली, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज हियर, which of the following substances also give the similar type of reaction when it is heated? अब पूछ रहा है when it is heated, ध्यान रखना, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा पदार्थ इसी प्रकार की अभिक्रिया देता है जब इसे गर्म किया जाता है? देखियो मतलब मिलती जुलती है सारे के सारे, हाँ ऐसा होना चाहिए, कौन सी, सारे के सारे होना चाहिए इसमें से। देखो जिप्सम को अगर जब हीट किया जाता है तो ये क्या, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। और लीड नाइट्रेट को अगर हीट किया जाता है तो क्या, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। लाइमस्टोन, अब देखो लाइमस्टोन को अगर हीट करो ना, ये क्या, ये भी तो कहा हुआ है कि पहले हम कह दिया कि और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होगे, निकाल आएगा। तो क्या है, ये सारे के सारे क्या निकाल कर आया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सो ये देखो सिमिलरिटी हो गया क्या, नहीं हो गया? तो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट हियर 14, वाटर कैन बी डिकम्पोज्ड बाय, पानी से विघटित हो सकता है, क्या हो सकता है? थर्मल डिकम्पोजिशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एसिड डाइल्यूटेड वाटर बोथ 1 and 2, हीटिंग इट अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो थर्मल डिकम्पोजिशन कब हो सकता है? थर्मल डिकम्पोजिशन तभी हो सकता है जब 3000 डिग्री सेल्सियस से हाँ ऊपर तुम हीट करोगे, है कि नहीं? तो अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि 100 डिग्री, वैसे तो कट जाएगी ना, इसमें टेम्परेचर लिमिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोला हुआ है कि थर्मल डिकम्पोजिशन, हाँ सही है, इसमें से करा जा सकता है। हाँ, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन एसिड डाइल्यूटेड वाटर, ये तो एकदम मतलब लगातार करा जाता है, ये मतलब करा ही जाता है। हाँ, इससे ज़्यादा ये करा जाता है, 2 करा जाता है, 1 से ज़्यादा 2 ज़्यादा ही करा जाता है। तो 1 and 2 both 1 and 2 will be the correct answer for this question. Moving to the 15th, a reaction in which compound is broken down into its constituents by passing an electric current is called, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कंपाउंड को बिजली के करंट को पास कराकर घटित होता है, यानी घटित किया जाता है। देखो
विभाजित किया जाता है। हाँ, अब देखो थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ। हाँ, फोर्थ क्या कहा है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल, भाई फोटोकेमिकल किस में हो रहा था कि लाइट की ज़रूरत है, इसमें क्या सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, ये तो हो नहीं सकता ना। इसमें कहा क्या कि कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स टू कंस्टिट्यूएंट्स। हाँ देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन तो हो नहीं सकता ना, इसमें पौधों के बारे में आ जाएगी, तो इसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन फिर ये वाला हो नहीं सकता। यार देखो कंपाउंड इट इज ब्रोकन डाउन इनटू टू कंस्टिट्यूएंट्स। थर्मोलाइसिस से क्या होता है, हीट देकर। इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाया जाता है ये रिएक्शन इन व्हिच कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू इज कंस्टिट्यूएंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। फिर दिया हुआ है ना इलेक्ट्रिक करंट, तो अब देर किस बात की। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट 16 इन ए रिएक्शन। अब देखो दो वाटर मोलिकुल है और दो वाटर मोलिकुल को किसमें दो हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस्ड इन रेस्पेक्टिवली। एक अभिक्रिया में दो पानी के बूंद है, दो पानी के अणु है और देखो इसमें से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल कर आएगी। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो को अगर देखें हम लोग, हाँ इसमें दो है और इसमें एक है। ऑप्शन किस में सिमिलरिटी दिख रहा है आपको, देखियो इसमें 1:1, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2:1। फिर 2:1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है 1:2, फोर्थ है 1:4, थर्ड विल बी करेक्ट आंसर ना, 2:1 दिया हुआ है डायरेक्टली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू द वाटर। देखियो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान H2SO4 को कुछ बूंदों को पानी में मिलाया जाता है टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, टू इंक्रीज द yield of products, to increase the consumption of electric current, to increase the conductivity of water। अब देखियो to increase the volume of reactants, भाई रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम को बढ़ाकर चढ़ाकर क्या करोगे, इसमें एसिड डालने से थोड़ी ही ना इसका जो रिएक्टेंट है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ये तो गलत है सीधा सीधा। और टू इंक्रीज द yield ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा करने के लिए एसिड देते हैं क्या, ये भी तो गलत है ना। टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिक्रीज कंजम्पशन, और देखो प्रोडक्ट की बात यही आ गया ना, यह भी आ गया ना, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करने के लिए किस बात की है भाई। देखो ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये थर्ड भी तो गलत है ना, ये तो बचा हुआ ऑप्शन है। फिर इसको भी एनालाइज करते हैं थोड़ा। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अब देखो बैटरी में क्या करते हैं कि हम लोग एसिड डालते हैं, क्यों, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए, है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वो जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए तो होता है ना, आयन प्रोड्यूस करने के लिए। तो एसिड डालते क्यों है, एसिड में होता क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन आयन होते। तो हाइड्रोजन आयन जब होता है तब क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी। हाँ हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन इफ पॉसिबल इज कॉल्ड। विघटन के विपरीत यदि संभव हो, यदि संभव हो मतलब क्या है, कहाँ जाता है, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आयनाइजेशन रिएक्शन, नन ऑफ द अबव। देखियो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
इसमें डिकम्पोजिशन के बारे में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों को क्या मिला है कि डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को भगाएगी और उसके जगह पे स्थान लेगी। डिस्प्लेसमेंट वही हो गया ना। देखो कावे और कोयल के बारे में पूछे तो कावे और कोयल से एग्जाम्पल लेकर के बता सकते हो। डिस्प्लेसमेंट करता है एक दूसरे को नहीं, मतलब किसी एक ने दूसरे को। फिर आएगी देखो ऑप्शन नंबर 3 आयोनाइजेशन। आयन की आदान प्रदान से ही तो आयोनाइजेशन रिएक्शन होती है कि नहीं। तो ये भी तो गलत है ना। डिकम्पोजिशन पूछा है, इसका अपोजिट पूछा है, द रिवर्स विपरीत पूछा है, और नॉन ऑफ द अबव। इससे पहले हम ऑप्शन सेकेंड को चेक कर ले जरा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, भाई देखो डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन उसका विपरीत, उसमें क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, और इसमें जोड़ना होगा। तोड़ना एक में तोड़ना और एक में जोड़ना होगा। तो ऑप्शन सेकेंड में दी हुई है कि संयोजन अभिक्रिया, इसमें जोड़ रहा है, तो यही होगा ना विपरीत। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 19, when iron nails are immersed in the copper sulfate solution in the test tube, which of the following reaction takes place? जब लोहे की कील कपार सल्फेट घोलों में डूबो दी जाती है, टेस्ट ट्यूब में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? देखियो, फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखियो इसमें आयरन नेल को, देखो हमने पहले क्वेश्चन में बता चुका था कि वो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसका बारे में बताया था हमने। क्या बताया था हमने? जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें क्या करता है, आयरन नेल को कपार सल्फेट सॉल्यूशन में रखने से क्या कलर आता है, उसमें पहले क्वेश्चन में दी हुई थी। और अब देखो इसमें कहा क्या है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस, व्हिच रिएक्शन टेक्स प्लेस। अभी तो देखते ही उड़ा दोगे ना सवाल, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले कही हुई है और फिर इधर दिख रहा है सिमिलरिटी फिर भी, है कि नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When iron nails are immersed in the copper sulfate solution in the test tube, which of the following changes take place? Iron nail become brownish, blue color of copper sulfate solution fade, copper deposited in the test tube। अब देखियो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये हो, तो इसमें क्या होता है कि ये देखो आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, ये तो जाहिर सी बात है ये तो होगा ही होगा, क्योंकि एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट करा है ना, कॉपर को अलग करा है, इसमें कॉपर को इसने अलग करा है, तो आयरन तो ब्राउनिश होगा ही होगा ना। तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, हाँ फीका पड़ जाएगा। हाँ ये तो इसका जो कलर है ओरिजिनल कलर तो ब्लू है, मतलब नीला रंग फीका पड़ जाएगा ना, ये भी तो सही है। तो ऑप्शन थर्ड देखिए तो कॉपर डिपॉजिटेड इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में कॉपर जमा होते, हाँ कॉपर जमा होते। तो ऑप्शन ए, तीनों ऑप्शन, यह तीनों ऑप्शन सही है इसका जवाब, ठीक है। गलत नॉन ऑफ द अबव होगा ही नहीं, क्यों तीनों के तीनों अगर जब सही है तो नॉन ऑफ द अबव कहाँ से आएगा भाई, है कि नहीं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय विस्थापन अभिक्रिया होती है ब्रेकिंग बॉन्ड्स यानी बंधन तोड़ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स नए बंध बनना। ऑप्शन थर्ड है बोथ 1 and 2, ऑप्शन फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। अब देखियो कि डिस्प्लेसमेंट का ही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक जाके दूसरे के जगह पर बैठेगी और उसको हटाकर मतलब सेपरेट कर देगी, तो देखियो तो डिस्प्लेस कर देगी ना। तो ये जाकर के मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल हमने पहले वाले स्लाइड में कही थी कि जब आयरन जाकर के कॉपर आयरन फेरस सल्फेट बनेगी और जो कॉपर को अलग कर देगी ना, तो ये तो ब्रेकिंग न्यू बॉन्ड्स होगा ना, किसके कॉपर सल्फेट के साथ जो ब्रेक करेगा ना बंध, कॉपर को अलग कर देगा, तो ब्रेकिंग बॉन्ड्स हो गया ना। तो सेकेंड देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स,
अब नया बंध होगा ना, फेरस सल्फेट आयरन और सल्फेट के साथ नया बंध होगा ना, तो फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स भी हो गया ना इधर प्रूफ। तो थर्ड ऑप्शन बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज नॉन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं अगर इसमें बोथ सही हो रहा है कि नहीं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देखो इसको देखते ही उड़ा देना चाहिए, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कहते कहते देखो, एक आएगी एक के जगह और दूसरे के जगह बैठेगी और उसको उठा करके बोलेगी कि भाई तू इधर रहो, खड़ा रहो, थोड़ा मेरे को बैठने दो, क्या यार इधर आते हो, चाटा लगाऊंगा क्या। तो ऐसे आ करके इधर बैठ जाएगी ना, तो जिंक, ये जो जिंक और कपार सल्फेट है इसके साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और कपार सल्फेट बन जाएगी। सो ये इसको देखते ही उड़ा दोगे ना तुम लोग। तो देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, कंसीडर द रिएक्शन, अभिक्रिया पर विचार करें। पोटासियम ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करते हैं तो बनते क्या है, पोटासियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखियो इसमें भी रिएक्टेंट 2 है और प्रोडक्ट भी दो है, बराबर है, लेकिन देखो एक दूसरे के जगह को एक्सचेंज करके रखा है, यानी बदल दिया है, डिस्प्लेस करा है कि नहीं, करा है कि नहीं। तो इसमें देखो एक दूसरे के जगह किसी एक ने नहीं करा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा नहीं। और कॉम्बिनेशन का बात करें तो ये 2 मिल के तो एक नहीं हुआ ना इधर, ये 2 पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट बन के तो एक साथ मिल करके तो एक नहीं हुआ ना, किसी एक कंपाउंड तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा नहीं। तो आप देखो डिकम्पोजिशन, आप भाई देखो डिकम्पोजिशन फिर बता रहे हो डिकम्पोजिशन, इसमें काहे को डिकम्पोजिशन लगाओगे। डिकम्पोजिशन होने के लिए एक से तोड़ करके 2 या 3 में मतलब प्रोड्यूस होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए, एक तोड़ के 2 या 3 में उत्पन्न होना चाहिए। तो डिकम्पोजिशन भी तो नहीं दिख रहा है, तो सारे के सारे अगर जब गलत है तो ऑप्शन 4th बचा है, 4th अगर बचा है तो यही तो सही होगा ना। तो देखियो डबल डिस्प्लेसमेंट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, अब देखियो मूविंग टू द नेक्स्ट 24, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स। आप देखो थोड़ी पहले हम लोग जो थोड़ी पहली वाली स्लाइड है उसमें हम लोग बात करी थी कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जो एग्जाम्पल थे उनके बारे में बात करा था हमने, है कि नहीं। आप देखियो ये जो स्लाइड है, ये जो है कि नहीं, पोटेशियम ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट की, तो इसके बारे में कहा है कि इसमें क्या क्या होते हैं, शामिल क्या क्या होते हैं इस वाली अभिक्रिया में। जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, हाँ प्रेसिपिटेशन होते, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ गैस की इवोल्यूशन होते, चेंजेस ऑफ कलर, कलर तो चेंज होते ही है। देखो बाकी अगर सारे ऑप्शन सही है तो ये सही के लिए 4th ऑप्शन देखें ना, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट, सो 4th ही टिका लगाओ ना, टिक लगाओ इसमें। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 20, अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखें, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स, more reactive element displaces a less reactive element, third involves removal of oxygen, fourth है all of the above। देखियो ये जो ऑप्शन है ना, आप लोगों के लिए रखा है मैंने कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर दें। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। सही आंसर के लिए मैं इसके सही आंसर मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और हर रोज़ PDF डालते रहता हूँ सेशन के बाद ही। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो एक लाइक ठोकना ना भूले मेरे दोस्त, और वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो रहेगी। अगर आपके हिसाब से ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो एक लाइक ठोकना ना भूले मेरे दोस्त, और कमेंट करके बताना कि किस तरीके से पढ़ाना है, या तो PDF के ऊपर लिख करके पढ़ाना है, लिख करके पढ़ाना है, या PDF जैसे पढ़ाता हूँ ऐसे ही चल जाएगी।
और किस तरीके से एक्सप्लेनेशन और किस तरीके से सही है आपको इस बारे में भी थोड़ा सा बताना। और तब तक लिए दीजिए इजाज़त अपने दोस्त मनोरंजन को। जय हिंद।